नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज से हम लोग पीपीएससी टीआरई या आपका ये टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास को लेकर पढ़ना शुरू करेंगे। इतिहास से हम आज कक्षाएं शुरू करेंगे और इतिहास में भी हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से पढ़ना शुरू करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास से शुरू करने का कारण क्या है, तो 3 बिंदु महत्वपूर्ण है उसमें, उनको हम जान लेते हैं। जैसे आपके मन में यह आएगा कि प्राचीन भारत का इतिहास भी तो है, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी तो है, फिर हम आधुनिक भारत के इतिहास से ही पढ़ना क्यों शुरू कर रहे हैं। कारण है उसका, देखिए हम एक बिंदु तो ये कहेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ से पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। एक जो प्रमुख कारण है वो तो ये है कि आपकी इस परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हर जगह अलग से दिया गया है। इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भी आपके स्तर की जो अन्य परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो पहले परीक्षा आयोजित हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रश्नों के दृष्टिकोण से, बिंदु के महत्व के दृष्टिकोण से भी हमें शुरुआत करनी कहाँ से आवश्यक हो जाती है, आधुनिक भारत के इतिहास से शुरू करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा एक कारण विद्यार्थियों के अनुसार भी है कि विद्यार्थियों को आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी होती है और उसमें रुचि भी आती है। यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करते हैं तो थोड़ा सा उसमें रुचि वाला मामला कम है, विद्यार्थियों की रुचि थोड़ी सी तुलनात्मक रूप से कम रहती है। अब इस रुचि का विकास भी आप ये समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में हम कुछ खास रुचि लेते नहीं, तो होता क्या है कि फिर इतिहास से बोरियत होने लगती है, इतिहास उबाऊ हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसी बिंदु के साथ में जुड़ा हुआ क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में भी हमें जानकारी होती है। गांधी जी के आंदोलनों के बारे में हमें जानकारी होती है। हम उस समय के जो व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने संघर्ष किया है उनके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, भिन्न भिन्न जगह उनका संदर्भ आता है, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में थोड़ी जानकारी हमें होती है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक पहुँचना है तो हमें थोड़ी सी जानकारी वहीं से शुरू करना होगा जहां से हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं। यानी कि जब यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन होता है, जब भारत में वो कमर्शियल कंपनीज आना शुरू करती हैं, पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज हैं या फ्रांसीसी हैं, है ना, उससे पहले डैनिश हैं, उन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। अब दूसरा बिंदु आपके मन में यह आना चाहिए कि हमें किस स्तर का अध्ययन अपेक्षित है, हमें किस स्तर तक इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इतिहास का अध्ययन करना होगा, ये आपको पहले तय करना होगा। सीमांकन करना बहुत जरूरी है। सीमांकन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखेंगे इतिहास आता है, इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर परीक्षा की मांग अलग होती है, हर परीक्षा की आवश्यकताएं अलग होती हैं, हर परीक्षा का जो मूल्यांकन पत्र है, प्रश्न पत्र है, जो तैयार करने वाली टीम है, उसके सामने भी वो परीक्षा से जो आवश्यकताएं हैं, जो मांग है वो होती हैं। उसके अनुसार जैसे आप मान के चलिए कि आपकी इस परीक्षा में क्या आपसे इतिहास का उतना गहन अध्ययन अपेक्षित है जितना यूपीएससी वाले करते होंगे या जितना कोई भी अन्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी करते होंगे। बेशक आपका ये पेपर लोक सेवा आयोग करा रहा हो, उस परीक्षा की भी तो मांग होती है ना कुछ। तो हमसे जब परीक्षक ये कह रहा है कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है तो हमें इस परीक्षा के अनुसार कुछ तथ्यात्मक जानकारी अपेक्षित है, हमें कुछ तथ्यात्मक जानकारियों की आवश्यकता होगी। तो हम कहानी के रूप में चीज़ें समझेंगे, फिर जहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, जहाँ जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, उन तथ्यों को नोट भी करते चलेंगे, साथ साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब यानी कि एक बिंदु ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पढ़ने का जो स्तर होगा, हमारे जो अधिगम का स्वरूप होगा, हमारे जो शिक्षण का स्वरूप होगा, हमें जब हम शिक्षण के प्रकार की जैसे बात करें तो यहाँ क्या होगा, हमें अधिकांशतया स्मृति स्तर पर अधिगम करना होगा। स्मृति स्तर पर मेरा भी प्रयास रहेगा शिक्षण कराने का। स्मृति स्तर पर मतलब
हम मेमोरी लेवल पर चीज़ें समझें, मेमोरी लेवल पर चीज़ें याद करें, क्योंकि हमें क्या होगा, इन बिंदुओं को याद करना होगा। कुछ तिथियां होंगी, कुछ नाम होंगे, कभी संधि का जिक्र आएगा, कभी किसी युद्ध का जिक्र आएगा, कभी किसी व्यक्ति विशेष का नाम आएगा, कभी गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, वायसराय है, तमाम तरीके के व्यक्ति आएंगे, उनके द्वारा किए गए कार्य आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आपके सामने आएंगी, तो वो हमें लंबे समय तक ध्यान रखनी है। बात समझे। फिर आगे चलकर इसी तरीके से हम किसानों के बारे में बात कर रहे होंगे, उससे संबंधित जो नियम आते हैं, जो व्यवस्थाएं बनती है, उनके बारे में बात कर रहे होंगे। तो आवश्यक क्या हो जाएगा कि हमें स्मृति स्तर पर अधिगम करना है। हमें चीज़ें इस स्तर पे समझनी है कि जब परीक्षा में प्रश्न आए तो हम उन चीज़ों का प्रत्यस्मरण कर पाएँ, पुनः स्मरण कर पाएँ, उन्हें हम रिकॉल कर पाएँ। कैसे होगा ये आपके मन में आएगा कि इतिहास में तो बहुत सारी सूचनाएं हैं, इतिहास में तो बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी है, फिर कैसे होगा, कैसे इतनी सूचनाएं हमें याद रहेंगी? उसका एक सरल सा उपाय है कि हमें बार बार अभ्यास करना होगा, हमें अपने नोट्स बार बार रिवाइज करने होंगे, हमें प्रश्नों का बहुत अधिक अभ्यास करना होगा। रोबोट तो आप हैं नहीं कि आप चिट्ठी हैं, ऐसे ऐसे किया और पूरी पुस्तक याद हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं कि हम अपने नोट्स का बार बार रिवीजन करेंगे, हम प्रश्नों का अभ्यास बार बार करेंगे, और प्रश्नों का अभ्यास करते समय ये ध्यान रखना है कि ये नहीं कि मेरे कितने सही हुए, मेरे कितने गलत हुए, ये ध्यान में रखना होगा कि मैंने क्या सीखा इस प्रश्न को हल करके। प्रश्न सही हुआ गलत हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रश्न आपके परीक्षा में सही होने चाहिए, बस उससे फर्क पड़ेगा। आप अभ्यास करते समय 10 में से 10 प्रश्न गलत कर दीजिए, और जब परीक्षा देने जाएं तो आप 10 में से 10 सही कर दीजिए, 10 में से 8 सही कर दीजिए, तो मायने किसके अधिक हैं? परीक्षा में प्रदर्शन कैसा है इस बात के मायने हैं। बात समझे। अब नोट्स कैसे बनेंगे? तो जैसे हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे, हम दो तरीके से काम करेंगे। एक तो ये होगा, जो बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी वो मैं यहाँ लिख दूंगा, साथ साथ आप उनको नोट कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा कि हम साथ साथ ऐसे करेंगे, बीच बीच में कुछ बिंदु ऐसे आएंगे कि मैं बोल दूंगा और आप उनको लिख लेंगे, नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। बात समझे। और अपने उन नोट्स का बार बार रिवाइज करना है, बार बार दोहराना है। ठीक है। तो हम आधुनिक भारत के इतिहास से कक्षाएं शुरू करेंगे। शुरू करने का कारण हमने बात कर ली, हमें इस बिंदु तक पहुंचना है और इस बिंदु को बहुत व्यावहारिक होकर समझना है। यानी कि आप समझिए कि 1857 से और 1947 तक हमें बहुत अच्छे से चीज़ें समझनी है। वहाँ से प्रश्नों की संख्या भी अधिक रहती है। यानी कि ऐसा एरिया है कि जहाँ से आप यदि थोड़ा सा अधिक प्रयास कर लेते हैं तो आप एज ले सकते हैं, आप आगे निकल सकते हैं। बिंदु स्पष्ट है। तो हमें इसलिए पहले थोड़ी सी सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे करके चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि भारत में जो यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां आई थी, जो कमर्शियल कंपनीज भारत में आई थी, भारत में व्यापार करने के लिए जो कंपनियां आई थी, यहाँ यदि आप वाणिज्यिक का अर्थ देखें, वाणिज्यिक का अर्थ ही क्या है? वाणिज्य, व्यापार करने वाली कंपनी। यानी कि भारत में किस लिए आए थे? ये भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। भारत में आने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में आना है, व्यापार करना है। व्यापार करने का मतलब क्या होता है कि लाभ अर्जित करना है, लाभ प्राप्त करना है। कोई भी कंपनी कभी भी समाज सेवा करने के लिए थोड़ी आती है। हर कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि मुझे लाभ अर्जित करना है, चाहे कोई वो यूरोपीय कंपनी हो या कोई भारतीय कंपनी ले लीजिए। लाभ अर्जित करना सबका प्रमुख उद्देश्य होता है। कोई कंपनी थोड़ी चाहती है कि हमें घाटा हो, हमें लाभ हो। हर कंपनी का यही प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो भारत में ये जो भिन्न भिन्न कंपनियां आई, अलग अलग कंपनियां जो आई, इन सभी का उद्देश्य भी क्या है? इन सभी का उद्देश्य भी लाभ अर्जित करना है, लाभ प्राप्त करना इन सभी कंपनियों का उद्देश्य था। ठीक है। अब चीजें से आप इतिहास में पढ़ते होंगे, आप जानते होंगे कि भाई वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, बचपन से पढ़ते भी आ रहे होंगे कि आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। किस व्यक्ति ने इस देश की खोज की? अमेरिका की खोज इसने की। अमेरिका खोज करनी, भारत की खोज करना। भारत कहीं खोया थोड़ी था, भारत खो थोड़ी गया था, भारत तो हमेशा से यही है। भारत की खोज करने का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति पुर्तगाल से चलता है व्यापार करने के लिए, व्यापारिक रास्ता खोजने के लिए, और वो समुद्र से होते होते भारत तक पहुंच जाता है। वो भारत को
यूरोप के साथ में जोड़ने वाले एक नए समुद्री रास्ते की खोज कर लेता है, एक नया रास्ता खोज लेता है कि भाई वहां से आकर इस देश के साथ में भी व्यापार किया जा सकता है। बिंदु स्पष्ट हुआ। तो जो कंपनियां आई उस क्रम में हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में हम बात कर लेंगे? पुर्तगाली कंपनी के बारे में। तो पहली हेडिंग हम किसके बारे में बना लेंगे? पुर्तगाल के बारे में। ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांटेज तो पुर्तगाल के पास होगा ही कि पुर्तगाल के एक व्यक्ति ने जब सबसे पहले भारत को यूरोप के साथ में जोड़ने वाले एक समुद्री मार्ग की खोज की है, उन्होंने व्यापार करना यानी कि पहले शुरू किया होगा। उसके बाद बाकी देशों को पता चलता गया और फिर वहाँ के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आना शुरू किए, फिर वहाँ की कंपनियाँ यहाँ आना शुरू हुई। उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं, मोबाइल तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं कि एकदम से एक व्यक्ति किसी भी देश में बैठा हो और वो सब तक जानकारी पहुंच जाए। इंटरनेट तो था नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तो उस समय था नहीं। बात समझे? तो पहले एक व्यक्ति 1498 में 1498 में, उसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कालीकट बंदरगाह है वहां पहुंचता है 20 मई 1498 को, और वो भारत को यूरोप के बीच में एक जो समुद्री मार्ग है उस समुद्री मार्ग की खोज करता है। इसी को कुछ स्रोतों में क्या लिखा मिल जाता है कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। कुछ जगह लिखा मिलेगा कि 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचा, जहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। अब जैसे जमोरिन की बात है, वो शासक का नाम नहीं है, वो उसकी उपाधि है, उसकी पदवी है कि भाई शासक को जमोरिन कहते थे। बात समझे? तो एक जैसे इसी में सबसे पहली जो प्रारंभिक एकदम इसको शुरू करते समय जो एक सूचना है, एक तथ्यात्मक जानकारी है, वो क्या कि 20 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। वो भारत में कहाँ पहुंचता है? वो भारत में जो पश्चिमी तट पर स्थित है कालीकट बंदरगाह पहुंचता है। यही बात आप लिख भी लेंगे, क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे होंगे अपने नोट्स का तो आपको ये तथ्यात्मक जानकारी बार बार पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगी। 1498 ऐसी डेट है कि वो आपको याद भी होगी, पहले से भी याद होगी। बात समझे? तो एक बिंदु लिख लेंगे कि 1498 में, और यदि डेट लिखनी हो तो वो डेट आपको हालांकि याद नहीं रखनी है। वास्को डी गामा, ठीक है, कहाँ पहुंचता है? तो हम कहेंगे कि वास्को डी गामा भारत पहुंच जाता है। अच्छा, ये कहीं कहीं आप जैसे ऐसे लिखा, आपने आपको ऐसे लिखा मिलेगा, ऐसा मतलब ये ना हो कि ये ऐसे क्यों लिख दिया। बात समझ पाए? जब आप पुर्तगाली नाम और देखेंगे, जैसे हम आगे बात करेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में, ऐसे ही क्या है वास्को डी गामा। बात समझे? ऐसे ही क्या है वास्को डी गामा। तो ये ऐसे लिखा मिले या ऐसे हम लिख दें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मतलब नाम नाम है। तो यदि हमने ऐसे लिखा या हमने ऐसे लिख दिया वास्को डी गामा, ठीक है। जैसे आगे हम आएंगे तो बात करेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बात समझ आ रही है? तो वास्को डी गामा, ऐसा लगे कि हमने गलत लिख दिया या आप गलत लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है, इतना ध्यान रह जाएगा। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। जब ये कालीकट पहुंचा होगा, इसका जो नाव है, जहाज है, वो कालीकट पहुंचा होगा, तो वहां के लोगों को पता चला होगा कि भाई एक बाहरी व्यक्ति है जो आया है। तो शासक स्वयं पहुंच गए। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति किसी राज्य में आ जाए और किसी को पता ना हो, तो स्वागत करने के लिए क्या हो सकता है कि उस राज्य का कोई बड़ा अधिकारी जो होगा वो उनका स्वागत करने के लिए वहां पहुंच जाए। ऐसा होगा, सामान्यतः ऐसा होता है। तो ऐसे ही यहाँ के जो शासक थे जमोरिन ने जाकर उनका स्वागत किया। जमोरिन जाकर उनसे मिले कि भाई क्या बात है, बताओ कैसे आए।
कैसे आना हुआ, कहाँ के निवासी हो, कहाँ से आए हो। तो ये ध्यान रखना है कि जमोरिन जमोरिन ने उसका स्वागत किया, यानी कि वो कालीकट पहुंचा। और कालीकट के शासक कौन है? जमोरिन है। जमोरिन उनकी पदवी है, उपाधि है, ठीक है। शासक को जमोरिन कहते थे। तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया। अब वास्को डी गामा आए। वास्को डी गामा ने व्यापार किया, लोगों से सामान खरीदा। भारत से क्या खरीदा जा सकता था? तो वही जो उनकी आवश्यकताएं थी। ठंडे प्रदेश का निवासी है, उसकी आवश्यकताएं क्या होंगी? भाई मसाले वगैरह यहाँ से मिल जाएं। तो उन्होंने यहाँ से मसाले वगैरह खरीदे, उसको लेकर वो वापस गया, वापस पहुंचा पुर्तगाल। ऐसा कहा जाता है, विभिन्न स्रोतों में भी ऐसा मिलता है कि वास्को डी गामा जब वापस पुर्तगाल पहुंचा तो उसने इतना लाभ कमाया कि उसकी यात्रा में जो खर्च हुआ था उससे भी, खर्च को काट कर भी उसको 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ, 60 गुना अधिक उसको लाभ प्राप्त हुआ। अब आप कल्पना करके देखिए, एक व्यक्ति जो किसी देश के साथ में पहली बार कोई व्यापार करके आया हो, बाकियों को तो पता भी नहीं कि एक अलग देश के साथ ही आया है, कि कहीं से ये आया है, सामान खरीद के लाया है और इससे इसको फायदा हुआ है, बहुत अधिक मुनाफा हुआ है। आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा दुकानदार आपको मिल जाए कि वो कहीं से सामान खरीद के लाया किसी और राज्य से या किसी और क्षेत्र से, और उसने जब वो सामान बेचा तो उसका आने जाने में जो खर्च हुआ था उसको काट कर भी उसको 60 गुना लाभ मिल गया, 60 टाइम प्रॉफिट हो गया उसको। तो ये एकदम हाहाकार तो मच ही जाएगा, आग की तरह ये खबर फैल जाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ पुर्तगाल में भी। पुर्तगाल में भी जब लोगों को ये पता चला कि भाई इतने मसाले ये कहीं से लेकर आया है और ये जो इसको यहाँ बेचा है, उसके बाद में भी इसको 60 गुना लाभ हो गया है। अब मनुष्य तो मूलतः स्वार्थी है, चाहे वो भारत का हो या किसी अन्य देश का हो। प्रतिस्पर्धा हुई, बाकी लोगों को भी लगा कि भाई हम भी जाएंगे, हमें भी लाभ कमाना है। फिर सरकार का इस ओर ध्यान जाता है, पुर्तगाल की सरकार का इस ओर ध्यान जाता है, उनकी कंपनियों का इस ओर ध्यान जाता है और वो निकलते हैं भारत के लिए कि भाई वो रास्ता बताओ। बाद में वास्को डी गामा फिर पुनः भी आता है, वास्को डी गामा भी आता है, लेकिन 3-4 वर्ष तक पहले वो वहीं रहता है, उसके बाद में वो आता है। अब यहाँ से जाने के बाद जब लाभ कमाया तो वहाँ पूरे आस पड़ोस में हर जगह सबको पता चल गया, एकदम मसाला राजधानी, कुछ समय तक नाम पड़ गया उनकी राजधानी का कि भाई यहाँ बहुत मसाले मिलते हैं। पूरे देश में ये बात पता चली। अंततः क्या होता है कि पुर्तगाली भारत की ओर अपना रुख करते हैं। पुर्तगाली भारत की ओर रुख करते हैं, ये समय आ जाता है लगभग 1505 का, है ना। 1498 में वास्को डी गामा आया है, वापस गया है। तो 1505 में फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में आते हैं और प्रथम, मतलब सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय बनकर आते हैं। तो ये नाम ध्यान रखना है कि पहला कौन है ये पता रहे। तो 1505 वो समय ध्यान रहे, क्योंकि आने के बाद अब क्या होगा, जैसे ही वो पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया है तो ये केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहे, आपस में भी झगड़ा ऐसे ही होगा। आगे जब हम अगली कंपनी के बारे में बात करेंगे, मान लीजिए डच के बारे में या अंग्रेजों के बारे में, तो आगे चलकर क्या होगा। अब सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, पुर्तगालियों के आने के बाद दूसरी कंपनी को आने में बहुत समय लग जाता है। सोशल मीडिया का ज़माना तो था नहीं, दूसरी कंपनी को आने में बहुत अधिक समय लग जाता है। अब होगा क्या कि जो व्यक्ति, जो कंपनी बहुत पहले यहाँ स्थापित हो चुकी है, एकदम से कोई नई कंपनी आए तो उसके लाभ, उसके जो आर्थिक हित हैं वो प्रभावित होंगे। तो कंपनीज में आपस में संघर्ष भी होगा। एक कारण तो यह है कि उनके आर्थिक हित आपस में टकराने लगे, इसलिए उनमें संघर्ष हुआ। दूसरा कारण यह है कि जो भारतीयों के साथ में जो संघर्ष हो रहा है वो इस वजह से कि वो केवल अपने व्यापार तक सीमित नहीं रहे। भैया आप बाहरी कंपनी है, आप बाहर के देश से आए हैं, दूसरे देश से आए हैं, ये आपका अपना देश नहीं है, आप यहाँ की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप मत कीजिए। लेकिन ये कंपनीज क्या करेंगी, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने लाभ को और अधिक करने के लिए यहाँ की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने लगेंगी। बात समझ पाए? ये हमको बहुत अच्छे समझ में आएगा जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे, जब हम अंग्रेजी कंपनी के बारे में बात करेंगे, अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए वापस पुर्तगाल पे चलते हैं। वास्को डी गामा की बात हमने कर ली, जमोरिन ने उसका स्वागत किया।
वो यहाँ से गया तो उसको बहुत अधिक लाभ हुआ। अब क्या हुआ, सरकार के संज्ञान में चीज़ें आ जाएंगी, कंपनीज के संज्ञान में चीज़ें आ जाएंगी। तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आता है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान होगा ही। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, क्या आता है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। प्रथम पुर्तगाली भारत आया। अब भारत में आया तो पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, तो क्या करेगा ये, तो ये करेगा कि भारत में जो व्यापारिक कोठी स्थापित की जा सकती है, भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की जा सकती है, जहां से वो व्यापार करना जारी रखें, जहां से वो निरंतर व्यापार करते रहें। बात समझे इतनी। तो उसी क्रम में क्या होता है कि ये सबसे पहली जो व्यापारिक कोठी है या जो इनकी व्यापारिक फैक्ट्री आप कहिए, कोचीन में स्थापित करते हैं। जिस क्षेत्र में आए हैं पहले वहीं स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले ये कहाँ करते हैं, कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। व्यापारिक कोठी स्थापित की, कहाँ पे की, कोचीन में की, ठीक है। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 9 तक रहते हैं भारत में। उसके बाद में आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अगले पुर्तगाली वायसराय बनकर आते हैं 1509 में, ठीक है। और उनके आते ही क्या होता है, झगड़ा शुरू होता है। इससे जो बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह, आदिल शाह से झगड़े का कारण क्या रहा होगा, आर्थिक हित प्रभावित हुए होंगे, है ना। आर्थिक हित प्रभावित होने की वजह से झगड़ा होता है और अंततः उसमें पुर्तगाली जीत जाते हैं। पुर्तगाली जीतते हैं, वो गोवा को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से छीन लेते हैं और गोवा को फिर अपना मुख्यालय बनाते हैं। अब देखेंगे 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा और भारत का पूर्ण राज्य बनने में 1987 तक का समय लगा। जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला जाता है उसके बाद 1987 तक भारत का क्या हुआ, गोवा 87 में जाकर भारत का राज्य बनता है पूर्ण। बात समझे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए आप ये कहेंगे, और सबसे अंत में गए आप ये भी कह सकते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। बात समझे। तो अगले जो पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आए वो कौन आए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब आए, 1509 में। वायसराय बनकर भारत आया, ठीक है। अब भारत आने के बाद होता है कि इनका 1510 में जो बीजापुर के सुल्तान है यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह के साथ में झगड़ा होता है, संघर्ष चलता है और अंततः 1510 में पुर्तगाल की गोवा पर विजय होती है। पुर्तगाल गोवा को जीत लेता है आप ये कहेंगे। तो अल्बुकर्क ने, ये ध्यान रखना है कि कौन वायसराय था, कब की ये बात है, किस सुल्तान से जीता था, ये ध्यान रखना है। एकदम तथ्यात्मक जानकारी है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आई होगी। तो 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। नाम ध्यान रह जाएंगे। तो हम सिर्फ कितना लिख सकते हैं, 1510 में।
गोवा को जीता। यदि रिलेट करने के लिए ध्यान रखना हो तो किससे जीता? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। ध्यान रह जाएगी बात। और फिर क्या होता है, यही गोवा पुर्तगालियों का, आप ये कह लीजिए, व्यापार का मुख्य केंद्र बनता है, व्यापार का मुख्यालय बनता है। क्या हुआ? फिर गोवा इनका मुख्यालय बनता है, हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं, इनके व्यापार का मुख्य केंद्र बनता है। ध्यान रह जाएगी बात यहां तक। अब पैरेलली क्या हो रहा है कि बाकी देशों तक धीरे धीरे वो खबर फैल ही रही होगी कि भाई पुर्तगाली की एक कंपनी भारत में स्थापित हुई है, पुर्तगाली भारत के साथ में व्यापार कर रहे हैं। या इतना तो पता चल ही रहा होगा कि एक देश है जिसके साथ में पुर्तगाली व्यापार कर रहे हैं, वहां से लाभ कमा रहे हैं। बात ध्यान रहेगी। अब यहाँ के बाद में व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है। 1510 से जब से गोवा इनके पास गया तो गोवा को इन्होंने अपना व्यापारिक मुख्य केंद्र बना दिया, मुख्यालय इनका बन गया। तो इन्होंने भारत में कुछ कार्य करना शुरू किया। जैसे भारत में इनके योगदान के बारे में पूछा जाता है तो आपको एक तो तंबाकू की खेती ध्यान रखना है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि तंबाकू की खेती को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगाल को दिया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगाल को दिया जाता है। तो यदि आपसे योगदान पूछ लिए जाएं तो आप क्या कहेंगे कि तंबाकू की खेती किसने आरंभ की भारत में? पुर्तगालियों ने आरंभ की। प्रिंटिंग प्रेस किसने प्रारंभ किया? पुर्तगालियों ने। तंबाकू की खेती प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया था, या प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ किया था। बिंदु स्पष्ट है। अब 1961 तक मैंने आपसे कहा कि गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था, और केवल गोवा नहीं, गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहा था। ये ध्यान रखना है आपको, लिख लेंगे इसको भी। गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगाली अधिकार में रहे। बात ध्यान रहेगी। अब कोचीन के बाद ये गोवा की तरफ आ गए। गोवा इनका व्यापारिक केंद्र बन गया, मुख्यालय बन गया। अब ये बात धीरे धीरे डच तक पहुंच गई। धीरे धीरे ये बात डच तक पहुंची, और 1596 में एक व्यक्ति थे, कार्नेलिस। वो पहली बार, मतलब पहले डच व्यक्ति थे जो भारत आते हैं। भारत आए होंगे, मुआयना करके गए होंगे, और 1610 में भारत में डच आ जाते हैं। 1602 में भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। बात समझे? यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम जब आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे तो उस कंपनी की स्थापना 1599 में हो गई है। उस कंपनी की स्थापना 1599 में हो गई है, लेकिन भारत में आने का जो क्रम है वो डचों के बाद का है। बात समझे? क्योंकि उनको 1600 में, और 1600 को बिल्कुल एंड में, 31 दिसंबर 1600 को तो महारानी एलिजाबेथ जो थी उनसे अधिकार पत्र प्राप्त होता है कि हाँ ठीक है, आप पूर्व के साथ व्यापार कर सकते हैं। ईस्ट के साथ में ट्रेड करने का उनको अधिकार ही 31 दिसंबर 1600 को मिलता है। ठीक है, बेशक कंपनी उनकी पहले स्थापित हो गई थी डचों से, लेकिन भारत में आने का जो क्रम है वो बाद का है। बात ध्यान रह जाएगी यहाँ तक की। तो डचों को भी फिर भारत में आने का अवसर मिलता है, और 1602 में वो कंपनी स्थापित करते हैं। तो अगली बात हम किसके बारे में करें लेते हैं? डच कंपनी। डच, इतनी ही सामान्य सी जानकारी हम कर ले, वरना तो यदि अन्य परीक्षाओं के साथ में तुलना करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमको तो बहुत अधिक अध्ययन अपेक्षित होता है।
यदि यूपीएससी के बारे में बात करें तो वो बहुत सारे पक्षों को लेकर बात कर रहे होंगे कि पुर्तगालियों का भारत पर आने का आर्थिक प्रभाव क्या हुआ, सामाजिक प्रभाव क्या है, राजनीतिक प्रभाव क्या है, सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, क्योंकि वो विश्लेषण परक परीक्षा है, बात समझे। और कई सारे बिंदुओं का संश्लेषण करने की मांग भी करती है, एक को अनेक करना है, अनेक को एक करना है, ये मांग है उस परीक्षा की। हमारी परीक्षा हमसे क्या चाहती है कि हमें वो तथ्यात्मक जानकारी उस बारे में है या नहीं, हमें वो सामान्य से जानकारी उस बारे में है या नहीं, हमें अपने आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर थोड़ा बहुत जागरूक है या नहीं। बहुत अधिक आपसे अपेक्षित नहीं है इस परीक्षा में। परीक्षक आपसे ये नहीं चाहता कि आप इतिहास में पीएचडी करके आएं। परीक्षक आपसे सामान्य जानकारी की अपेक्षा रखता है, उतना पता होना चाहिए, बात समझे। अब डच कंपनी पे आ जाइए। हम क्या कहेंगे, एक बिंदु कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, वो तारीख आपको ध्यान रखनी है 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब यहां से यदि आप पीछे देखें 1498 ले लीजिए और 1498 के बाद में आप 1505 ले लीजिए, जब इनका प्रथम वायसराय भारत आता है वहां से। अब यहां से भी माने कि भाई पुर्तगाली पूरा फंक्शन करना शुरू किए 1505 से, 1505 से आते आते 1602 आ गया है। यानी कि भारत में पुर्तगालियों ने अपना पूरा पकड़ बना लिया होगा, भारत में पुर्तगालियों ने अपने पैर जमा लिए होंगे, भारत के व्यापार पर पुर्तगालियों ने अपनी पकड़ बना ली होगी। यही होगा कि भाई लगभग 100 वर्ष के आसपास का अंतर है ना भाई, 1602 और ये 1505, लगभग 100 वर्ष के आसपास की बात है। इतना समय लगा बाकियों को यहाँ कंपनी लाने में, क्योंकि इसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं, डैनिश आते हैं, फ्रांसीसी तो और 64 में जाके आते हैं। तब तक आप समझिए कि पुर्तगाली अपना व्यापार कर ही रहे हैं, तो उनकी पकड़ कैसी होगी, बहुत मजबूत होगी। पुर्तगाली इस मामले में दूरदर्शी थे कि उनको पता था कि आगे चलकर संघर्ष तो होना ही है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू करते हैं। समुद्र के मामले में वो अपनी सेना को, नौसेना को इतना मजबूत कर लेते हैं कि जो समुद्री रास्ते का प्रयोग करेगा उसको शुल्क देना पड़ेगा। बात समझ पे, समुद्र के स्वामी कहते थे अपने आप को। तो क्या कर रहे हैं, जब वो कोई भी कंपनी है लाभ अर्जित करेगी, हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी कुछ बातें ऐसी करेंगे कि भाई लोग लाभ अर्जित कर रहे थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो लाभ बच रहा है, जो पैसा बच रहा है, उसको अपनी सुरक्षा में लगा रहे थे। कोई सेना बना रहा है, आधुनिक हथियारों पे पैसा खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने लिए। यही पुर्तगाली भी कर रहे थे। उन्होंने अपनी नौसेना को बहुत अधिक मजबूत किया। जब ब्रिटिश आते हैं उनके साथ में संघर्ष होता है और शुरुआती स्तर पर ब्रिटिश पराजित भी होते हैं उनसे, लेकिन ब्रिटिश उस पराजय के बाद में अपनी नौसैनिक शक्ति को बहुत मजबूत करते हैं और अंततः वही वो फिटेस्ट वाली जो थ्योरी होती है, ब्रिटिश विजयी होते हैं और सबसे अधिक समय तक, मान लीजिए, कह लीजिए कि सबसे अधिक व्यापार जो था वो उनके नियंत्रण में आता है। सबको संघर्ष में वो फिर पराजित करते जाते हैं। बात समझे। चाहे आप बात कर लें कि डच के बारे में ही, डचों के जाने का कारण भी तो ब्रिटिश हैं। जब 1759 में वेदरा का युद्ध होता है तो डच कंपनी पराजित होती है और डचों का पतन होता है, डच शक्ति का पतन होता है भारत से। इस यानी कि आपसी संघर्ष क्यों हुआ, क्योंकि उनके आर्थिक हित टकरा रहे थे, व्यापारिक हित टकरा रहे थे। ये कॉन्ट्रडिक्शन है इंटरेस्ट का। बात समझ में आई होगी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित होती है, 1602 में होती है। ये जो समय वाली बात है, ये समझने के लेवल पे ध्यान रखेंगे तो ये स्पष्ट रहती है। चलिए, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आती है। अब इनकी भी आपको पहली फैक्ट्री के बारे में ध्यान रखना है कि ये पहली फैक्ट्री कहां स्थापित करते हैं, मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं, या मछलीपट्टनम कुछ स्रोतों में आपको लिखा मिलेगा। कब करते हैं, 1605 में स्थापित करते हैं। आए कब है, 1602 में। पहली फैक्ट्री कब स्थापित करते हैं, 1605 में। कहाँ स्थापित करते हैं, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ये लिख लेंगे।
प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे? मसूलीपट्टनम या मसूलीपत्तनम भी लिखा मिल सकता है। कुछ पुरानी किताब पढ़ेंगे तो मछलीपत्तनम भी लिखा मिलता है। बात समझे? एक बस महत्वपूर्ण बिंदु इनके बारे में ये याद रखिए कि 1759 में एक वेदरा का युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ में और डच शक्ति का पतन हो जाता है। ठीक है, किससे संघर्ष में? जब अंग्रेजों के साथ में संघर्ष होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संघर्ष होता है, तो अंतिम रूप से डच शक्ति का पतन हो जाता है। वेदरा के युद्ध से डच शक्ति का पतन हुआ। और ये जो वेदरा का युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ? तो आप कहेंगे अंग्रेज वर्सेस डच। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष होता है। उसमें एक युद्ध होता है 1759 का, जिसको कहा गया कि ये वेदरा का युद्ध है। बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आते हैं अंग्रेज, या हम कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या आप कह सकते हैं अंग्रेजी कंपनी। अंग्रेज, जब जब हम अंग्रेज कहेंगे इसका सरल सा अर्थ होगा कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1599 में हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का जो अधिकार पत्र है वो अधिकार पत्र कब मिलता है? 31 दिसंबर सन 1600 को। किससे मिलता है अधिकार पत्र? तो जो इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ, उन एलिजाबेथ से इनको अधिकार पत्र मिलता है। शुरुआती स्तर पर यह अधिकार पत्र कुछ समय के लिए था कि आप 15 वर्षों तक पूर्व के साथ व्यापार कर सकते हैं। बाद में राजकुमार जेम्स आते हैं, वो इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं। ये बात हम कर रहे होंगे जब हम 1857 से पहले तक बात करेंगे, क्योंकि ये जो अधिकार पत्र है फिर आगे चलकर 20-20 वर्षों के लिए एक्सटेंड होता रहता है। जब ये 15 वर्षों के लिए महारानी एलिजाबेथ ने अधिकार पत्र दिया कि आप 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार कर सकते हैं, फिर इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब अनिश्चित काल का मतलब क्या हुआ कि जो टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है, जो समय, जो काल निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है का मतलब ये हुआ कि जब सरकार चाहेगी तब आपका व्यापार बंद करा देगी। तो ये कब होता है? जब 1853 तक आते हैं, तो वहां तक तो एक्सटेंड करते जाते हैं 20-20 वर्ष। 13 से कर दिया, 33 तक कर दिया, फिर 1853 तक कर दिया, उसके बाद एक्सटेंड नहीं करते हैं। और फिर हो जाता है 1857, सिपाही विद्रोह हो जाता है। तो उसके बाद सरकार कहती है अब हम डायरेक्ट कंट्रोल लेंगे, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म, यहाँ से हमारा कार्य शुरू। और भारत का जो शासन था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला जाता है, महारानी एलिजाबेथ के अंडर में चला जाता है। बात समझे? तो कब? 31 दिसंबर 1600 को जो इंग्लैंड की महारानी हैं एलिजाबेथ, उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त होता है। अब वो पूर्व के साथ यानी कि व्यापार कर सकते हैं। तो पूर्व के साथ व्यापार करने के क्रम में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं भारत, और उस समय मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर हैं। तो वो जहांगीर से मिलने पहुंचते हैं आगरा। शासक से क्यों मिलेंगे? शासक से इसलिए मिलेंगे कि भाई हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं। लेकिन शुरुआती स्तर पर क्या होता है कि उनको, मतलब ये भी कई लोग तो ये मानते हैं कि पुर्तगाली षड्यंत्र की वजह से शुरुआती स्तर पर उन्हें परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी वो 1608 में जब विलियम हॉकिंस आते हैं, वो अपनी सूरत में एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कर लेते हैं। वहाँ रजाई गद्दे बनाने का काम होता था, कपड़े बनते थे, रजाई गद्दे बनते थे। लेकिन अभी तक परमिशन तो मिली नहीं है ना। इसलिए आप देखेंगे कि ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है कि एक तो प्रथम फैक्ट्री कब थी, और यहाँ फिर हमें प्रश्न को विकल्प के अनुसार देखना होता है।
और दूसरा एक होता है कि स्थायी फैक्ट्री कब बनी सूरत में। तो सूरत में यदि फैक्ट्री की बात आएगी तो 1608। यदि स्थायी फैक्ट्री की बात आ जाएगी, क्योंकि वो अस्थायी है शुरुआत में, जब तक शासक का मान्यता पत्र प्राप्त नहीं हुआ तब तक अस्थायी है। जैसे ही शासक से मान्यता मिल जाती है 1613 में, तो वो बन जाती है, फिर क्या कहेंगे, स्थायी फैक्ट्री हो जाती है। तो ध्यान क्या रखने हैं, एक दो बिंदु आप ध्यान रखिए इसमें। एक तो 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त होता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं, जहांगीर से मिलने आते हैं, आगरा पहुंचते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कब? 1608 में। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचता है। मिलने का उद्देश्य क्या होगा? मिलने का उद्देश्य यही होगा कि हमें व्यापार करना है। अच्छा, जब स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी, आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए यदि कि कब स्थापित हुई थी, आप कहेंगे 1599, 1599 में। ठीक है। पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार कब मिलता है? 31 दिसंबर सन 1600। इसको एकदम ध्यान रखिएगा। कौन देता है? तो जो महारानी है ब्रिटेन की एलिजाबेथ, वो ये अधिकार पत्र देती हैं। बात समझे? अब 1608 में सूरत में एक फैक्ट्री तो स्थापित कर ले रहे हैं, लेकिन बिना अनुमति पत्र के, बिना अनुमति पत्र के, यानी कि वो अस्थायी है। लेकिन एक ये भारत में मसूलीपट्टनम में ही 1611 में व्यापारिक कोठी की ओर स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यदि आपसे प्रथम पूछ लिया जाए दक्षिण भारत में और प्रश्न में दे दिया जाए दक्षिण भारत, तो क्या कहेंगे आप? वो दक्षिण भारत में क्या है? मसूलीपट्टनम है। कब स्थापित की? 1611 में की। ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ? मसूलीपट्टनम में। बात ध्यान रह जाएगी कब? 1611 में। ठीक है। इधर फिर 1613 तक उन्हें मंजूरी भी मिल जाती है, जहांगीर से भी मंजूरी मिल जाती है। तो 1613 में सूरत में एक फैक्ट्री, या आप कह सकते हैं स्थायी फैक्ट्री की स्थापना होती है। सोलह सौ 13 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री की स्थापना होती है। इसके बाद फिर 1615 में टॉमस रो आते हैं। टॉमस रो किस लिए आते हैं? जो जेम्स प्रथम हैं उनके दूत बनकर आते हैं, उनका संदेशा लेकर आते हैं, उनके मैसेंजर बन के आते हैं और जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है इस स्तर की परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है कि टॉमस रो किसके दरबार में आया था, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था। ये दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 1615 में टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया। इस बिंदु को लिख भी लेंगे और यह आपको ध्यान भी रखना है। जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है। अब जहांगीर के दरबार में आएगा तो क्यों आएगा? एक तो जेम्स प्रथम का, शासक का, राजकुमार का दूत बनकर आया है। ठीक है।
व्यापार करने के लिए कि व्यापारिक कंपनी हमारी काम कर रही है, अच्छे रिश्ते स्थापित करने के लिए यही होता है दूत का काम। दूत क्या करेगा, अपने शासक का संदेश लेकर आता है, इनको देता है जिसके यहाँ भी आ रहा है, फिर यहाँ का संदेश लेकर वापस अपने शासक के पास जाता है, उनको बताता है कि उन्होंने क्या कहा। बात समझ आ गई यहाँ तक की। फिर इसके परिणाम स्वरूप बाद में क्या होता है कि ये व्यापार चल रहा है और धीरे धीरे करके ब्रिटिश अपना एक्सपेंशन शुरू करते हैं और इस क्रम में वो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लेते हैं, लीज पर ले लेते हैं। ये ध्यान रखना है, ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका आगे भी संदर्भ आएगा। तो ये कब की घटना है, 1639 की घटना है। 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर एक आपका ये फोर्ट सेंट जॉर्ज किलाबंद कोठी का निर्माण किया गया। कब, 1639 में। मद्रास को पट्टे पर लिया है ना, लीज पर ले लिया, किराए पर ले लिया ऐसे कह सकते हैं। और किराए पर लेकर क्या किया उन्होंने, वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किलाबंद कोठी बनाई। एक किलाबंद कोठी की स्थापना की। बात समझ पाए यहाँ तक की। इसके बाद में एक घटना आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 1661 से चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि संघर्ष करने से पुर्तगाल को यह समझ में आता है कि संघर्ष करेंगे तो उसमें भी खर्च तो होगा ही, और व्यापारिक कंपनी है तो वो अपने लाभ के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। यदि किसी कंपनी को अपनी सेना पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ जाए, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत अधिक खर्च करना पड़ जाए और फिर भी असुरक्षा का भाव रहे, तो ये कंपनी के लिए समझदारी की बात नहीं होती, क्योंकि उनका जो प्राइमरी मोटो है वो क्या है, प्रॉफिट गेन करना, लाभ अर्जित करना। तो ये क्या करते हैं कि ये वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो 1661 में ऐसा होता है कि ये दोनों मतलब पुर्तगाल और ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों क्या करते हैं, जैसे इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय की जो शादी है वो पुर्तगाल की जो राजकुमारी हैं कैथरीन, उनके साथ में होती है 1661 में। ये प्रश्न भी आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है कि एक तो पुर्तगाल ने ब्रिटेन को बॉम्बे कब दिया था, है ना, उपहार में मिलता है, गिफ्ट में मिलता है, दहेज भी आप कह सकते हैं, बम्बई। उसके बाद में ये दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई कब प्राप्त हुआ था। बात समझे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई कब प्राप्त हुआ था, दोनों में अंतर हो जाएगा। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है राजकुमार से। ठीक है, और उपहार में पुर्तगाल क्या करता है, उन्हें बंबई दे देता है। किसको, अब यहां पे सोचे किसको दिया उसने, बंबई किसको दिया, चार्ल्स सेकंड को दिया। उपहार तो दूल्हे को न दिया जाएगा, तो दूल्हे को उपहार में पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, तो उनको उपहार में दे दिया गया बंबई। बंबई उपहार में दे दिया गया का मतलब क्या हुआ कि भाई बंबई में आप चाहें जो व्यापार कर सकते हैं, बंबई आपका है, हमारा इंटरफेयर नहीं रहेगा, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं रहेगा, अब इस पर आपका अधिकार है। चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं कि वो तो व्यापार करने क्या ही आएंगे, वो क्या करते हैं कि 1500 पाउंड लीज पर या किराए पर इतना पैसा लेकर वो किसको दे देते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ये कब की घटना है, 1668 की है। बात समझे, तो प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि अंग्रेजों को बंबई कब प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई कब प्राप्त हुआ।
तो अंग्रेजों को बंबई कब प्राप्त हुआ? 1661 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई कब प्राप्त हुआ? 1668 में। दोनों में अंतर है। यह प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे सूरत में स्थायी फैक्ट्री कब बनी? 1613 में। सूरत में प्रथम फैक्ट्री कब बनी? 1608 में। बात समझे? लेकिन वो अस्थायी थी क्योंकि परमिशन नहीं मिली थी, अनुमति पत्र नहीं प्राप्त हुआ था। बात समझ पाए? तो 16 इस बिंदु को लिखना चाहे तो इस बिंदु को बस आप लिख लीजिए कि 1668 में, एक बिंदु आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से बंबई को लीज पर लिया या किराए पर लिया। सरल शब्दों में, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, आसानी रहेगी ध्यान रखने में। ठीक है। और चार्ल्स द्वितीय को कब मिला था? 1661 में मिला था। किससे मिला था? पुर्तगाल से मिला था। बात ध्यान रह जाएगी यहां तक कि इतना बिंदु आप ध्यान रखिए। इसके बाद में एक घटना आपको ध्यान रखनी है 1698 की, 1698 की। 1698 में क्या होता है कि सूतानती, कलिकाता और गोविंदपुर, इसकी जमींदारी अंग्रेजों को मिलती है। ठीक है। और ये मतलब उस समय 1200 रुपये कुछ शुल्क होता है, 1200 रुपये का भुगतान करना होता है और उनको वो मिल जाता है। ठीक है। आगे जॉब चोरनॉक क्या करते हैं? इन्हीं तीनों को मिलाकर कलकत्ता की नींव डालते हैं। इन्हीं तीनों को वो एक जगह मिलाते हैं और कलकत्ता की नींव डाल देते हैं। और एक ये नाम आपको फोर्ट का ध्यान रखना होगा, फोर्ट विलियम, इस किले का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो इस बिंदु को आप लिख लीजिए, 1698 की घटना है। 1698 लिख लेंगे एक बिंदु में। 1698 में सूतानती, कहीं कहीं सूतानाती लिखा मिल सकता है ना? सूतानती कोमा कलिकाता, या कहीं कहीं कोलिकाता लिखा मिलेगा। कलिकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी मिली। ठीक है। जमींदारी मिलती है। इसके लिए ये 1200 रुपये का भुगतान करते हैं। ठीक है। जमींदारी मिली। आगे इसी में कंटिन्यू कर लेंगे, पूर्ण विराम लगा के आगे लेके लेंगे। आगे चलकर जॉब चोरनॉक ने आगे चलकर जॉब चोरनॉक ने इन्हीं तीनों को मिलाकर कलकत्ता की नींव डाली। इन्हीं तीनों को मिलाकर कलकत्ता की नींव डाली। कलकत्ता की नींव डाली तथा फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण कराया। तथा फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण कराया। बात ध्यान रह जाएगी। ब्रिटिश से संबंधित, अंग्रेजों से संबंधित एक अंतिम तथ्य लिख लीजिए। एक अंतिम 1717 तक आ जाइए, जब हम शाही फरमान तक पहुंचते हैं, है ना? 1717।
लिखेंगे 1717 में, 1717 में, 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने, या फर्रुखशियर के, मुगल सम्राट फर्रुखशियर के फरमान द्वारा, आदेश जो दे देते हैं, फरमान द्वारा कंपनी को व्यापारिक शुल्क से मुक्ति मिली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक शुल्क से मुक्ति मिली। इसके पीछे था कि फर्रुखशियर किसी बीमारी से पीड़ित थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि एक व्यक्ति भेजा, एक व्यक्ति आए, उन्होंने उनको सही कर दिया, उनको आराम हो गया। मुगल बादशाह हैं, खुश हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए, आपको कोई व्यापारिक शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अब आप समझिए कि इसके कितने दूरगामी परिणाम होंगे कि यदि व्यापारिक शुल्क नहीं देना पड़ेगा तो इससे क्या होगा, कंपनी का लाभ तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो राज्य की आमदनी है, जो शुल्क से उनको प्राप्त हो रही थी, वो कम हो जाएगी। और यही आगे चलकर विवाद का बिंदु भी बनता है, यही आगे चलकर विवाद का बिंदु भी बनेगा। बंगाल में जो लड़ाई है वो लड़ाई यहीं से आती है, बंगाल में चलकर यही लड़ाई का कारण बनता है, क्योंकि वो फिर क्या करेंगे, अब धीरे धीरे अपने आप को सुदृढ़ करना शुरू करते हैं और भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। आप समझे, जैसे हम अगली कक्षा तक जब हम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि अभी देखिए हम यहाँ 1717 में आए, 1664 तक आते आते फ्रांसीसी भी आ जाते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट जो मिलता है वो फ्रांसीसी कंपनी मिलती है। जो एक मजबूत विपक्ष मिलता है वो फ्रांसीसी कंपनी रहती है। मजबूत विपक्ष ना डच था ना डेनिश था, पुर्तगाली बाद में नियंत्रण में हो जाते हैं। तो उन्होंने तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। पुर्तगालियों ने इस मामले में क्या किया कि भाई आर्थिक हित प्रभावित हो रहे, लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा करते रहे, संघर्षरत रहे, तो लाभ तो और कम ही होगा। सेना पर किए जाने वाले खर्च में वृद्धि होगी, और यदि सेना पर किया जाने वाला खर्च बढ़ता जाएगा, इसका मतलब है लाभ कम होते जाएगा। बात समझे यहाँ तक की? तो यहाँ तक अभी इतनी सामान्य जानकारी रखेंगे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अंग्रेजों के बारे में। बार बार इनके बारे में संदर्भ आते रहेंगे तो हम और समझ लेंगे। जो तथ्यात्मक जानकारी शुरुआती स्तर पर आवश्यक है वो इतनी है। आगे एक बिंदु बस हमें लिखना है डेनिश के बारे में। डेनिश के बारे में, बस डेनिश के बारे में इतना पता रहे। इस कंपनी की शुरुआत कब हुई थी उतना पर्याप्त रहेगा। इससे अधिक की आवश्यकता इनके बारे में ध्यान रखने की है नहीं, क्योंकि कुछ बहुत उल्लेखनीय कार्य इनका नहीं है, बहुत अधिक संघर्ष इनके किसी के साथ नहीं है। ठीक है, चलिए एक बिंदु बस इसमें लिख लेंगे कि 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी की स्थापना, ठीक है। इसके बाद अंतिम फ्रांसीसी कंपनी के बारे में जान लेते हैं, ये महत्वपूर्ण। फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है। अब जब सब व्यापार कर रहे हैं तो लगभग सभी जगह तक ये खबर पहुंच गई कि भाई भारत के साथ सब देश, ये देश अब व्यापार कर रहे हैं। तो 1664 में लुई 14 के शासनकाल में उनके वित्त मंत्री थे कोलबर्ट। कोलबर्ट सलाह देते हैं कि हमें वहाँ व्यापार करना चाहिए, और ये कंपनी सरकार के द्वारा स्थापित होती है, एक सरकारी कंपनी होती है। ये इसके पतन के कारणों में मुख्य कारण है सरकारी कंपनी होना। इस कंपनी का जो नेचर है, ये जो सरकार है, इसकी वजह से इसके पतन होने का ये एक मुख्य कारण है। यदि ये निजी कंपनी होती तो इसको अपनी सरकार के, जो गृह सरकार है, उसके आदेशों का इंतजार नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो फ्रांसीसी, हम कहेंगे फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में होती है, लुई 14 के शासनकाल में होती है। इनके जो वित्त मंत्री थे कोलबर्ट, उनके परामर्श से होती है,
उनकी सहायता से होती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ये भी अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी है उसको सूरत में स्थापित करते हैं। पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करेंगे? सूरत में करेंगे। अंग्रेजों के साथ में इनके जो संघर्ष शुरू होंगे, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष होते हैं, उन संघर्षों को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वहाँ लड़ रहे थे, यहाँ लड़ने लगते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी हम बात करेंगे। तो एक बिंदु इसमें ये लिख लेंगे पहले तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। लुई 14 के शासनकाल में, और किसकी सहायता से? इनके वित्त मंत्री थे कोलबर्ट। वित्त मंत्री कोलबर्ट की सहायता से या कोलबर्ट के परामर्श के अनुसार भाई हमें यहाँ जाना चाहिए। अपने शासक को उनके वित्त मंत्री ने यह सुझाव दिया कि हमें अपनी कंपनी यहाँ स्थापित करनी चाहिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी है वो सूरत में स्थापित की। सूरत में स्थापित की, गुजरात में। बात ध्यान रह जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे ये मान लीजिए इनके संघर्ष थे वो यूरोप में चल रहे थे, फ्रांस और इंग्लैंड वहाँ लड़ रहे थे, फिर उसका प्रभाव भारत में क्यों हुआ? अब ये कभी देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि भारत है, भारत का किसी पड़ोसी देश के साथ में झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो यदि इन दोनों देशों के कहीं दूसरे देश में आस पड़ोस में होंगे, पड़ोसी होंगे, तो वहाँ भी आप पाएंगे कि वो वहाँ भी आपस में उनके मतभेद हो जाएंगे। एक फिल्म बहुत पहले आई थी, अतिथि तुम कब जाओगे, उसमें ये बिंदु है, उसमें ये बात है कि वहाँ दो पड़ोसी रहते हैं, किसी अन्य देश में वो हैं, एक भारत का परिवार है और एक बराबर के देश का परिवार है, पाकिस्तान का परिवार है। अब देखेंगे कि उनके बीच में ये तनातनी रहती है, एक दूसरे के ऊपर व्यंग करना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, वो वहाँ चल रहा है। अब इसी को, वो तो चलिए हास्य वाली बात हो गई, इसी को मान लीजिए कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, संघर्ष शुरू हो जाए, तो आप देखेंगे कि उनके बीच में जो मतभेद हैं वो मनभेद हो जाएंगे। ऐसा होता ही है कि हम अपने पड़ोसी, अब मान लीजिए हम एक ही देश में रहते हैं, हम हैं और हमारे पड़ोस में कोई रहने वाला है, इन दोनों के परिवार के कुछ बच्चे या एक एक बच्चा दोनों के परिवार का बाहर किसी अन्य राज्य में पढ़ता है और वहाँ दोनों आसपास के रूम में रहते हैं, बराबर बराबर रहते हैं कहीं पे। आप देखेंगे यदि यहाँ गांव में किसी क्षेत्र में जहाँ वो रहते हैं वहाँ आपस में झगड़ा स्टार्ट हुआ तो उनके मतभेद वहाँ भी हो जाएंगे। यही है कर्नाटक युद्ध में, 3 कर्नाटक युद्ध हैं, उनके कारण भारत में कम, वहाँ अधिक हैं। अब भारत में लड़ने का एक बहाना चाहिए, तो वहाँ के बिंदु को आधार बना के, चूंकि भारत में क्या हो रहा है, उनके व्यापारिक हित टकरा रहे हैं, मामला आर्थिक हितों का है, मामला इंटरेस्ट का है, इसको कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये उनके आर्थिक हित एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसलिए वो भारत में भी संघर्षरत हो गए कि चलो दो हाथ कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन किससे तगड़ा है, कौन किससे अधिक ताकतवर है, कौन अधिक शक्तिशाली है, देख लेते हैं। बात समझे? तो व्यापारिक प्रभुत्व की स्थापना करनी थी, तो व्यापारिक प्रभुत्व की स्थापना के लिए अंग्रेजी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच दक्षिण भारत में 3 युद्ध होते हैं, जिन 3 युद्धों को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। उनके शुरुआती 2 के तो मूल कारण एकदम वहाँ हैं, यूरोप में है, प्रथम के और द्वितीय के। तीसरे वाले में ऐसा होता है कि हाँ, भारत से भी कुछ कारण जिम्मेदार रहते हैं, जब वो भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। बात ध्यान रह जाएगी इतनी। तो ये जो कर्नाटक युद्ध हैं वो कर्नाटक युद्ध से हम अगली कक्षा से पढ़ना शुरू कर लेंगे। मैं ये एक स्टार्टिंग है, थोड़ा सा हमने आज कुछ अधिक नहीं, बस थोड़ा सा तथ्यात्मक बिंदुओं को लेकर नोट किया है और हम कैसे पढ़ने वाले हैं इस बिंदु को लेकर बात की है। आधुनिक भारत के इतिहास से शुरू करने का कारण क्या है, इस बिंदु को लेकर बात की है।
फिर एक बिंदु बस हमने पढ़ा है कि जो व्यापारिक कंपनियां भारत में आई थी उनका क्रम क्या है, वाणिज्यिक कंपनियां जो भारत में आई थी उनका आगमन का क्रम क्या है। ठीक है, जो उनके बारे में तथ्यात्मक जानकारी है जो बेहद महत्वपूर्ण है उसको लेकर हमने लिखा है। बात समझ में आई होगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ आज की इतिहास की कक्षा करने में आपको रुचि आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ तो आपने सीखा ही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले बिंदु के साथ। हम लोग शुरू करेंगे कर्नाटक युद्ध को लेकर पढ़ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।